दृष्टि द विजन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्रथम वीडियो में हमने राजस्थान की स्थिति एवं देशांतर अक्षांश से संबंधित क्षेत्रफल से संबंधित अध्ययन किया। दूसरे वीडियो में राज्य की भूगर्भिक स्थिति के बारे में जाना। अब तीसरे वीडियो में राज्य की भूगर्भिक स्थिति में प्रमुख शैल समूह रह गए थे, उनको अध्ययन करके फिर हम राज्य की भौतिक स्थिति के बारे में एवं भौतिक विभागों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं राज्य के प्रमुख शैल समूह। पहला और एक महत्वपूर्ण शैल समूह भीलवाड़ा सुपर ग्रुप। भीलवाड़ा सुपर ग्रुप शैल समूह पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। मुख्य जिले उदयपुर एवं चित्तौड़गढ़ एवं दक्षिणी राजस्थान के डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल हैं। यहाँ की शैल समूह आर्कियन युग की शैल है, मिश्रित समूह में पाई जाती है। इसकी लंबाई 610 किलोमीटर एवं चौड़ाई 210 किलोमीटर देखने को मिलती है। भीलवाड़ा सुपर समूह उदयपुर, चित्तौड़गढ़ एवं दक्षिणी राजस्थान डूंगरपुर बांसवाड़ा जिलों में शैल समूह पाए जाते हैं। और शॉर्ट एंड सिंपल कहें तो पूर्वी एवं दक्षिणी राजस्थान में यह शैल समूह देखने को मिलते हैं। मिश्रित समूह में शैल समूह पाए जाते हैं। 610 किलोमीटर लंबाई है इसकी और 210 किलोमीटर चौड़ाई देखने को मिलती है। ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता देखने को मिलती है। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड नीस एवं पट्टित नीस सम्मिश्रण सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत बुंदेलखंड नीस एवं पट्टित नीस की चट्टानें सम्मिलित की जाती हैं। हो सकता है थोड़ा साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन मैनेज करने की कोशिश करिए। यहाँ पर ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। भीलवाड़ा सुपर ग्रुप समूह में ग्रेनाइट एवं नीस चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। और बुंदेलखंड की नीस एवं पट्टित नीस चट्टानें हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हैं। यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता देखने को मिलती है भीलवाड़ा सुपर ग्रुप के अंतर्गत। नेक्स्ट है हमारा सेकंड शैल समूह जो कि अरावली महासमूह। अरावली समूह के अंतर्गत झाड़ोल शैल एवं उदयपुर शैल सम्मिलित हैं। अरावली समूह में कायांतरित प्राचीन शैल चट्टानें पाई जाती हैं जो कि क्वार्टजाइट, फाइलाइट, डोलोमाइट, संगोटी कास्म, लाइमस्टोन एवं मिश्रित नीश की प्रमुखता पाई जाती है। अरावली महासमूह के दो भाग हैं, एक तो झाड़ोल शैल और दूसरा है उदयपुर शैल। अरावली महासमूह में कायांतरित प्राचीन चट्टानें क्वार्टजाइट, फाइलाइट, डोलोमाइट, संगोटी कास्म, लाइमस्टोन एवं मिश्रित नीश की प्रमुखता पाई जाती है। अलवर, अजमेर एवं उदयपुर में शिष्ट मिश्रित नीस एवं चूना पत्थर की प्रधानता पाई जाती है। अलवर, अजमेर एवं उदयपुर में शिष्ट मिश्रित नीस एवं चूना पत्थर की प्रधानता देखने को मिलती है। सवाई माधोपुर में बलुआ पत्थर देखने को मिलता है। सवाई माधोपुर में बलुआ पत्थर देखने को मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एक बिनोटा शैल है जो कि अरावली महासमूह के अंतर्गत शामिल है। अरावली महासमूह के पूर्व में विशाल सीमा भ्रंश है। विशाल सीमा भ्रंश के पूर्व में स्थित कायांतरण मुक्त अरावली चट्टानों का समूह बिनोटा शैल कहलाता है। बिनोटा शैल एक सुविकसित शैल है जो कि विशाल सीमा भ्रंश के पूर्व में स्थित है और ये कायांतरण मुक्त अरावली चट्टानों का समूह है। कायांतरण मुक्त अरावली चट्टानों का समूह है जो कि विशाल सीमा भ्रंश के पूर्व में स्थित है। बिनोटा शैल पहला भीलवाड़ा सुपर ग्रुप कंप्लीट हुआ। अब अरावली सुपर ग्रुप। अब इसके बाद में हम देखेंगे दिल्ली सुपर ग्रुप। दिल्ली सुपर ग्रुप के अंतर्गत रायलो, अजबगढ़, अलवर शैल समूह सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ पर कैल्साइट, क्वार्टजाइट, ग्रीट और शिष्ट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है। मध्य से उत्तरार्ध प्रोटोरोजोइक काल में निर्मित है ये चट्टानें और अत्यधिक वलित एवं परिवर्तित चट्टान समूह है दिल्ली सुपर ग्रुप। अरावली समूह में एक तो अरावली सुपर ग्रुप की और दूसरी दिल्ली सुपर ग्रुप की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके अंतर्गत अलवर,
रायलो अजबगढ़ शैल समूह सम्मिलित हैं। अरावली समूह और दिल्ली सुपर ग्रुप ये दिल्ली से गुजरात तक विस्तृत है। दिल्ली सुपर ग्रुप के अंतर्गत आने वाली 3 शैल समूह को हम देख लेते हैं। एक है रायलो शैल समूह, दूसरा है अलवर शैल समूह और तीसरा है अजबगढ़ शैल समूह। रायलो शैल समूह, यहाँ पर संगमरमर, चूने का पत्थर, संगोटी काष्म एवं क्वार्टजाइट शैलें पाई जाती हैं और उदाहरण है मकराना नागौर का संगमरमर। रायलो शैल समूह संगमरमर, चूने का पत्थर, संगोटी काष्म एवं क्वार्टजाइट शैलें पाई जाती हैं। इसका उदाहरण मकराना नागौर जो कि संगमरमर पाया जाता है वो रायलो शैल समूह के समकालीन है। अलवर समूह, अलवर में आधारीय शैल उनकी नीचे स्थित शैल समूह के साथ निकट सादृश्यता प्रकट करते हैं अलवर समूह के अंतर्गत। अजबगढ़ में बायोटाइट सिस्ट, पेग्मेटाइट एवं एपेलाइट नामक अग्नि चट्टानें पाई जाती है। अजबगढ़ एक दिल्ली सुपर ग्रुप का भाग है, उसमें बायोटाइट सिस्ट, पेग्मेटाइट एवं एपेलाइट नामक अग्नि चट्टानें देखने को मिलती हैं। अगला हमारा है विंध्यन समूह। सबसे पहले हमने भीलवाड़ा सुपर ग्रुप देखा, उसके बाद में अरावली महासमूह, फिर दिल्ली सुपर ग्रुप, अब है विंध्यन समूह, विंध्यन सुपर ग्रुप। विंध्यन समूह में बलुआ पत्थर वैसे कौन से जिले में पाया जाता है? सवाई माधोपुर में। बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर शैलों की प्रधानता देखने को मिलती है। विस्तार पश्चिमी राजस्थान एवं दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में देखने को मिलता है। लावा उद्भूत ग्रेनाइट जालोर, सिवाना, मोकलसर एवं जोधपुर में देखने को मिलता है। पूर्वी राजस्थान तथा दक्षिणी पूर्वी मेवाड़ में विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। पूर्वी राजस्थान तथा दक्षिणी पूर्वी मेवाड़ में विंध्यन समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। करौली, धौलपुर, निम्बाहेड़ा, सुकेत, सवाई माधोपुर, बूंदी क्षेत्रों में उपलब्ध शैल विंध्यन समूह की शैल समूह हैं। करौली, धौलपुर, निम्बाहेड़ा, सुकेत, सवाई माधोपुर, बूंदी क्षेत्रों में उपलब्ध शैल समूह विंध्यन समूह शैल समूह के समकालीन देखने को मिलते हैं। पहले वीडियो में हमने देखा था कि विंध्यन समूह के शैल जो करौली, धौलपुर से निम्बाहेड़ा, सुकेत तक विस्तृत है। इसकी विशेषताएं: कांग्लोमरेट, बलुआ पत्थर, ग्रीट, चूना पत्थर व पारसेलोनाइट पाया जाता है। विंध्याचल एवं विंध्यन महासमूह की चट्टानों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है भंडेर समूह, दूसरा है रीवा समूह, तीसरा है कैमूर समूह, चौथा है सैमरी समूह। 4 शैल समूह सुपर ग्रुप कंप्लीट हुए। भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, अरावली सुपर ग्रुप और दिल्ली सुपर ग्रुप एवं विंध्यन सुपर ग्रुप। अब है हमारा मालानी श्रेणी। मालानी श्रेणी पश्चिमी राजस्थान, जालोर, सिवाना, मोकलसर, एरेनीपुरा के आसपास पाए जाते हैं। इसकी चट्टानें रायोलाइटिक लावा समूह से मिश्रित हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है जालोर ग्रेनाइट, सिवाना और एरेनपुरा ग्रेनाइट इसी शैल समूह से संबंध रखते हैं। जालोर ग्रेनाइट, सिवाना एवं एरेनपुरा ग्रेनाइट इसी शैल समूह से संबंध रखते हैं मालानी श्रेणी से। तो हमारी 5 शैल समूह कंप्लीट हुए। पहला था भीलवाड़ा सुपर ग्रुप, दूसरा अरावली सुपर ग्रुप, तीसरा दिल्ली सुपर ग्रुप, चौथा विंध्यन समूह एवं 5वां मालानी श्रेणी। अब हम राजस्थान के विभिन्न भौतिक विभागों को देखेंगे। राजस्थान के विभिन्न भौतिक विभाग। राजस्थान के विभिन्न भौतिक विभाग प्राक ऐतिहासिक काल या इयोसिन काल या प्लेस्टोसिन काल कह सकते हैं में विश्व 2 भागों में विभाजित था। एक भाग था गोंडवाना लैंड, दूसरा भाग था अंगारा लैंड। इन दो भागों के मध्य एक सागर था, उसका नाम तैतीस सागर देखने को मिलता है। इन तीनों का काल क्रम था वो था इयोसिन काल एवं प्लीस्टोसिन काल। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि गोंडवाना लैंड, तैतीस सागर एवं अंगारा लैंड
इनकी जो काल था वो कौन सा काल था या फिर इनकी उत्पत्ति किस समय हुई, तो इयोसिन काल एवं प्लीस्टोसिन काल में इनकी उत्पत्ति हुई। राजस्थान का अरावली प्रदेश एवं हाड़ौती प्रदेश गोंडवाना लैंड के अवशेष हैं और तैतीस सागर के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एवं पूर्वी मैदानी प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश एवं पूर्वी मैदानी प्रदेश तैतीस सागर के अवशेष है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, वो तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। एक प्रश्न जो लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2016 में पूछा गया कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के उत्तरी वृहत मैदानी भाग एवं प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। प्रश्न ऐसे पूछा गया था कि राजस्थान का भौतिक स्वरूप संरचनात्मक दृष्टि से भारत के किन भौतिक भागों का हिस्सा है, तो उसका आंसर था उत्तरी वृहत मैदान एवं प्रायद्वीपीय पठार। अब हम देख लेते हैं उत्तरी वृहत मैदानी भाग से राज्य का पूर्वी भाग एवं राज्य के मरुस्थलीय भाग का निर्माण होता है और प्रायद्वीपीय पठार से हाड़ौती का पठार और अरावली पर्वतमाला का निर्माण होता है। प्रथम भौतिक विभाजन। राजस्थान का प्रथम भौतिक विभाजन प्रो वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया। किसने किया? प्रो वीसी मिश्रा ने। कितने भागों में किया? 7 भागों में किया। राजस्थान का प्रथम भौतिक विभाजन प्रो वीसी मिश्रा द्वारा अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में किया गया। पुस्तक में राज्य के भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा गया, जो अब हम देखेंगे। पहला भाग है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश, पश्चिमी शुष्क प्रदेश यहाँ दे रखा आपको दिखाई दे रहा हो तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश। फिर अर्ध शुष्क प्रदेश, यहाँ तक अर्ध शुष्क प्रदेश। उत्तरी भाग में नहरी क्षेत्र, यहाँ पर अरावली की पहाड़ी और पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, और ये क्षेत्र जहाँ चंबल प्रभावित होती है वो चंबल बीहड़ नाम से। और दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का क्षेत्र दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश के रूप में। चंबल बेसिन, चंबल, बीहड़ एवं पूर्वी भाग है जो पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। अरावली का समूह है जो अरावली की पहाड़ी एवं उत्तरी भाग नहरी क्षेत्र के रूप में। सबसे पश्चिमी शुष्क प्रदेश एवं मिड का अर्ध शुष्क प्रदेश के नाम से। इस प्रकार प्रो वीसी मिश्रा ने अपनी पुस्तक राजस्थान का भूगोल में राज्य के भौतिक प्रदेश को 7 भागों में बांटा है। अब हम देखेंगे कि सामान्य जो वर्तमान में प्रचलित राजस्थान के प्रमुख 4 भौतिक विभागों को अध्ययन करेंगे। आपको बता दें कि यह भौतिक विभाजन डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना पुस्तक से लिए गए हैं। राज्य के प्रमुख भौतिक विभाजन, पहला है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग, नॉर्थ वेस्टर्न डिजर्ट एरिया। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11%। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11%। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से देखिए 2,09,000 वर्ग किमी, और हरिमोहन सक्सेना पुस्तक में 1,75,000 वर्ग किमी दे रखा है। आप दोनों याद रखिए, क्योंकि 61.11% के हिसाब से 2,09,000 वर्ग किमी होगा, लेकिन हरिमोहन सक्सेना पुस्तक में जो कि राजस्थान का भूगोल है उसमें 1,75,000 वर्ग किमी दे रखा है। इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय भाग की लंबाई 640 किलोमीटर एवं चौड़ाई 300 किलोमीटर देखने को मिलती है। इसका विस्तार 12 जिलों में। यहाँ पश्चिमी मरुस्थलीय तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। माइकासिस्ट नमकीन चट्टानों की विद्यमानता, जिसके कारण यहाँ पर खारी झीलें पाई जाती है।
राज्य की कुल जनसंख्या का 40% भाग इस 61.11% भाग में निवास करता है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का 61.11% और जनसंख्या का 40% पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में निवास करता है। यहाँ पर वर्षा 20 से 50 सेमी तक देखने को मिलती है और तापमान गर्मियों में 49 डिग्री सेंटीग्रेड एवं सर्दियों में -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखने को मिलता है। यहाँ की जलवायु शुष्क एवं अत्यधिक विषम जलवायु पाई जाती है। मिट्टी यहाँ की रेतीली मिट्टी, सिरोजम मिट्टी, धूसर मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, खारी मृदा पाई जाती है। वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश होने के कारण कम वर्षा देखने को मिलती है पश्चिमी राजस्थान में। पश्चिमी राजस्थान का मरुस्थल जो कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का एक भाग है। ग्रेट इंडियन डेजर्ट ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ही एक भाग है। इस उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, तो कुल मिलाकर उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर। प्रश्न 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर ढाल है बिल्कुल, पूर्व से पश्चिम की ओर भी है, उत्तर पूर्व से, कुल मिलाकर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ढाल है। ये बना रखा है। जिस प्रकार लूनी नदी प्रभावित होती है उसी प्रकार उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की ढाल देखने को मिलती है। यहाँ पर नमक के स्रोत जो कि माइकासिस नमकीन चट्टानों के अवशेष हैं वो है सांभर, डीडवाना, पचपदरा एवं लूण करणसर आदि। यहाँ पर नमक के स्रोत सांभर झील, डीडवाना, पचपदरा, लूण करणसर आदि झील। और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। इसका विस्तार, मरुस्थल का विस्तार राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब राज्यों में देखने को मिलता है। टोटल 4 राज्यों में देखने को मिलता है। मरुस्थलीकरण का विस्तार मरुस्थलीकरण का मार्च कहलाता है। अब हम पश्चिमी शुष्क प्रदेश को 2 भागों में देखेंगे। पहला भाग है रेतीला शुष्क मैदान, दूसरा भाग है अर्ध शुष्क मैदान। ऑल ओवर हमने राजस्थान का भौतिक विभाजन देखा। राजस्थान का भौतिक विभाजन 4 भागों में बांटा गया है हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। पहला भाग है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके 2 भाग हैं रेतीला शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क मैदान, जो अब हम देख रहे हैं। रेतीला शुष्क मैदान एवं अर्ध शुष्क मैदान 25 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा अलग होते हैं। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। 2 भागों में से हम पहला पढ़ रहे हैं रेतीला शुष्क मैदान, इसके बाद में देखेंगे अर्ध शुष्क मैदान। पश्चिमी विशाल मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट, वार्षिक वर्षा 20 सेमी, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर जिलों में विस्तृत 25 सेमी समवर्षा रेखा एवं रेड क्लिप रेखा के मध्य, पाकिस्तान से सीमा लगती है रेड क्लिप एवं 25 सेमी समवर्षा रेखा अरावली एवं रेड क्लिप रेखा के मध्य है। यहाँ पर 50 सेमी समवर्षा रेखा और यहाँ पे 25 सेमी समवर्षा रेखा, यहाँ पे रेड क्लिप रेखा। तो 25 सेमी समवर्षा रेखा और रेड क्लिप रेखा के मध्य स्थित है रेतीला शुष्क मैदान। इसमें बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर एवं गंगानगर जिले सम्मिलित हैं। 25 सेमी समवर्षा रेखा एवं रेड क्लिप रेखा के मध्य स्थित है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, रेतीला शुष्क मैदान कह सकते हैं। इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, एक बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, एक बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश। विशाल
मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट को दो भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थलीय प्रदेश। अब हम देखेंगे बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के पश्चिमी विशाल मरुस्थल का 58.5% भाग पर बालू का स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश पाया जाता है। इसका निर्माण वायु अपर्दन एवं निक्षेपण क्रिया से होता है। बालू का स्तूपों का निर्माण वायु अपर्दन एवं निक्षेपण प्रक्रिया से होता है। बालू का स्तूपों का स्थानांतरण मार्च से जुलाई के मध्य देखने को मिलता है। बालू का स्तूपों का स्थानांतरण मार्च से जुलाई के मध्य देखने को मिलता है। पहला बालू का स्तूप है अनुदैर्ध्य एवं पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप। अनुदैर्ध्य पवनानुवर्ती एवं रेखीय बालू का स्तूप जैसलमेर, जोधपुर एवं बाड़मेर जिलों में देखने को मिलते हैं। वायु की दिशा के अनुरूप ये चित्र बनाया हुआ है, इससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि वायु की दिशा के अनुरूप बनने वाले बालू का स्तूप रेखीय बालू का स्तूप कहलाते हैं, जिन्हें पवनानुवर्ती एवं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। ये लंबवत होते हैं एवं समानांतर होते हैं। वायु की दिशा के अनुरूप लंबवत एवं समानांतर देखने को मिलते हैं। इन पर वनस्पति पाई जाती है। इनकी ऊंचाई 10 से 60 मीटर देखने को मिलती है और इसके 3 प्रकार हैं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों के 3 प्रकार हैं। पहला है सीफ, दूसरा है वनस्पति युक्त रेखीय, तीसरा है पवन विमुख रेखीय। एलडीसी भर्ती परीक्षा 2018 12 अगस्त 2018 को जो प्रथम पेपर हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि दसदती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। सरस्वती नदी की घाटी में किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो अनुदैर्घ्य पवनानुवर्ती एवं रेखीय बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ये भी आप याद रख लिए कि द्वस्तती नदी एवं मेंढा नदी की घाटी में अनुदैर्घ्य एवं पवनानुवर्ती रेखीय बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। पश्चिमी विशाल मरुस्थल रेतीला शुष्क मैदान ग्रेट इंडियन डेजर्ट 2 भागों में बांटा। बालू का स्तूप मुक्त एवं बालू का स्तूप युक्त। बालू का स्तूप युक्त 58.5%। पहला हमने बालू का स्तूप देखा अनुदैर्घ्य पवनानुवर्ती एवं रेखीय बालू का स्तूप, और अब हम देखेंगे बरखान बालू का स्तूप, जिसे अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप, यह बालू का स्तूप चूरू जिले के भालेरी, जैसलमेर, सीकर, लूण करनसर, सूरतगढ़, बाड़मेर, ओशिया, जोधपुर आदि में पाया जाता है। चूरू में, भालेरी, जैसलमेर में, सीकर में, लूण करनसर, सूरतगढ़, बाड़मेर, ओशिया, जोधपुर में ये पाया जाता है बरखान बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप गतिशील, रंध्रयुक्त, नवीन बालू युक्त बालू का स्तूप होते हैं। मरुस्थल के उत्तरी भाग में, खास तौर पर मरुस्थल के उत्तरी भाग में बरखान बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं और ये प्राय वनस्पति विहीन एवं स्थानांतरण युक्त होते हैं। बरखान बालू का स्तूप वनस्पति विहीन एवं स्थानांतरण होते रहते हैं। जो बालू का स्तूप स्थानांतरण होते हैं उन पर वनस्पति नहीं पाई जाती है। इनका पवनानुवर्ती भाग लंबा तथा शीर्ष भाग अर्धचंद्राकार देखने को मिलता है। पवनानुवर्ती भाग ये लंबा हो गया एवं शीर्ष भाग अर्धचंद्राकार रूप में देखने को मिलता है। आखिरी छोर गर्तनुमा एवं समतल उपजाऊ होता है। आखिरी छोर समतल एवं उपजाऊ होता है। जो आखिरी छोर होता है वो गर्तनुमा एवं समतल उपजाऊ होता है। दोनों भुजाओं के मध्य बने इस गर्त को थली या ढांड बोलते हैं।
इसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर देखने को मिलती है एवं चौड़ाई 100 से 200 मीटर देखने को मिलती है। इसके मध्य की ऊंचाई अधिक होती है, इसके मध्य की ऊंचाई अधिक होती है। 20 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में पाए जाते हैं बरखान बालू का स्तूप। मंद पवनमुखी ढाल, मंद पवनमुखी ढाल, तीव्र पवन विमुखी ढाल। मंद पवनमुखी ढाल एवं तीव्र पवन विमुखी ढाल देखने को मिलती है। इनका आदर्श रूप भालेरी चूरू, रतनगढ़ क्षेत्र चूरू, जोधपुर का जोधपुर का पश्चिमी भाग, देशनोक, बीकानेर, झुंझुनू के जायल, डीडवाना, नागौर, कुचामन, नावा आदि क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बरखान बालू का स्तूप चूरू, भालेरी, जैसलमेर, सीकर, लूणकरंस, सूरतगढ़, बाड़मेर, ओशिया आदि में देखने को मिलते हैं। गतिशील रंध्र युक्त एवं नवीन बालू युक्त बालू का स्तूप है। ये बालू का स्तूप मरुस्थल के उत्तरी भाग में देखने को मिलते हैं और प्रायः वनस्पति विहीन एवं स्थानांतरण युक्त है। पवनानुवर्ती भाग लंबा तथा शीर्ष भाग अर्धचंद्राकार, आखिरी छोर गर्तनुमा समतल व उपजाऊ, दोनों भुजाओं के मध्य गर्त जिसे खली या डांट के नाम से जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर देखने को मिलती है, चौड़ाई 100 से 200 मीटर देखने को मिलती है। मध्य की ऊंचाई अधिक है। 20 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में पाए जाते हैं। मंद पवन मुखी ढाल एवं तीव्र पवन विमुखी ढाल। इनका आदर्श रूप चूरू के भालेरी, चूरू के रतनगढ़ क्षेत्र, जोधपुर का पश्चिमी भाग जिसमें ओशिया, देशनोक, बीकानेर, झुंझुनू के जायल, डीडवाना, नागौर के कुचामन एवं नावा में देखने को मिलता है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पुंगल क्षेत्र, बीकानेर, रावतसर, सूरतगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सूरतगढ़, झुंझुनू आदि जिलों में देखने को मिलते हैं। दीर्घकालीन वायु के एक ही दिशा में प्रवाहित होने के कारण वायु की दिशा में समकोण पर अनुप्रस्थ बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। ये अर्धचंद्राकार के रूप में देखने को मिलते हैं और इनकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर देखने को मिलती है। जैसे कि वायु एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही है तो वायु की दिशा के समकोण पर इनका निर्माण होता है और ये अर्धचंद्राकार के रूप में देखने को मिलते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 40 मीटर। अगला हमारा है पैराबोलिक बालू का स्तूप। सबसे पहले हमने अनुदैर्घ्य, उसके बाद में अनुप्रस्थ, फिर हमने बरखान, अब हम देख रहे हैं पैराबोलिक बालू का स्तूप। पैराबोलिक बालू का स्तूपों की आप आकृति देख सकते हैं। ये सभी मरुस्थलीय जिलों में विद्यमान है। निर्माण इनका वनस्पति एवं समतल मैदानी भाग के बीच उत्पाटन की वजह से होता है। एक तरफ वनस्पति और दूसरी तरफ समतल मैदानी भाग के बीच उत्पाटन की वजह से पैराबोलिक बालू का स्तूपों का निर्माण होता है और इनकी आकृति महिलाओं के हेयर पिन के समान है। 7 प्रारूप है इसका पैराबोलिक बालू का स्तूपों का, जो कि महिलाओं के हेयर पिन के समान देखने को मिलता है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में विस्तृत एवं उत्तरी पूर्वी भाग में इनका छोटा रूप देखने को मिलता है और इनका स्वरूप बरखान के समान है। इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर और लंबाई 3 से 4 किलोमीटर देखने को मिलती है। पैराबोलिक बालू का स्तूप सभी मरुस्थलीय जिलों में विद्यमान। इमेज आप साइड में देख सकते हैं। निर्माण वनस्पति एवं समतल मैदानी भाग के बीच उत्पाटन स्वरूप होता है। आकृति महिलाओं के हेयर पिन के समान, जो कि 7 प्रारूप के रूप में देखने को मिलती है। दक्षिणी पश्चिमी भाग में विस्तृत एवं उत्तरी पूर्वी भाग में इनका छोटा रूप देखने को मिलता है। स्वरूप बरखान के समान है। ऊंचाई 10 से 25 मीटर, लंबाई 3 से 4 किलोमीटर देखने को मिलती है। अगला बालू का स्तूप तारा बालू का स्तूप।
तारा बालू का स्तूप, स्टार सैंड ड्यून्स। इनका निर्माण अनियतवादी एवं संश्लिष्ट पवनों से होता है। श्रृंखलाबद्ध रूप में तारा बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर। निर्माण स्थल मोहनगढ़ पोखरण जो कि जैसलमेर में, सूरतगढ़ गंगानगर में देखने को मिलता है। तारा बालू का स्तूप, इनका निर्माण अनियतवादी एवं संश्लिष्ट पवनों की वजह से होता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये है तारा बालू का स्तूप। यहाँ अनियतवादी एवं संश्लिष्ट पवनों के कारण इनका निर्माण होता है और ये श्रृंखलाबद्ध रूप में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 25 मीटर देखने को मिलती है और इनका निर्माण स्थल मोहनगढ़, जैसलमेर, पोखरण, जैसलमेर, सूरतगढ़, गंगानगर में देखने को मिलता है। हमादा स्थलाकृति में तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। हमादा स्थलाकृति एक चट्टानी प्रदेश है जो कि टर्शियरी कालीन चट्टानों की समूह है। हमादा स्थलाकृति एक टर्शियरी कालीन चट्टान समूह है जिसमें तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अगला है नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क सैंड ड्यून्स। ये हनुमानगढ़ से हिसार, भिवानी, हरियाणा तक देखने को मिलते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप। नेटवर्क बालू का स्तूपों का निर्माण रेखीय, अनुप्रस्थ एवं पैराबोलिक बालू का स्तूपों के पार्श्वों में होता है और ये उत्तरी पूर्वी मरुस्थलीय भाग में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 8 से 10 मीटर देखने को मिलती है। नेटवर्क बालू का स्तूप इमेज में आप देख सकते हैं कि ये मान लो अनुप्रस्थ हो गया, ये पैराबोलिक हो गया। इसके अलावा अन्य भी मान सकते हैं, रेखीय बालू का स्तूप, तारा बालू का स्तूप। इन बालू का स्तूपों के मध्य जो पार्श्वों पर पाए जाते हैं वो होते हैं नेटवर्क बालू का स्तूप, जिन्हें नेटवर्क सैंड ड्यून के नाम से जाना जाता है। हनुमानगढ़ से हिसार, भिवानी, हरियाणा तक ये पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 8 से 10 मीटर देखने को मिलती है और ये उत्तरी पूर्वी मरुस्थलीय जिलों में विद्यमान है। अगला है अवरोधी बालू का स्तूप, ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून्स। अवरोधी बालू का स्तूप, इनका निर्माण अवरोध के कारण बालू का जमाव होता है, जिससे अवरोधी बालू का स्तूपों का निर्माण होता है। इंग्लिश में इन्हें ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून के नाम से जाना जाता है। जैसे कि मान लो इमेज में दिया गया है कि एक तरफ पर्वत है, पर्वत के अवरोध के कारण बालू का स्तूप का निर्माण होता है, जिसे अवरोधी बालू का स्तूप या अवशिष्ट अवरोधी बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। अवशिष्ट अवरोधी बालू का स्तूप। ये बालू का स्तूप बूढ़ा पुष्कर, नागपहाड़, सीकर, कुचामन आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। वनस्पति आवरण होने से ये बालू का स्तूप स्थिर होते हैं और अरावली के पूर्वी भाग में चाकसू, बगरू, फागी, जंबड़ आदि क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनकी ऊंचाई 10 से 50 मीटर देखने को मिलती है। एक बार पूरा रिवीजन कर देता हूँ। अवरोधी बालू का स्तूप, ऑब्स्टेकल सैंड ड्यून्स। निर्माण अवरोध के कारण बालू जमाव होता है। बूढ़ा पुष्कर, नागपहाड़, सीकर, कुचामन आदि क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं। इसका अन्य नाम अवशिष्ट अवरोधी बालू का स्तूप है। वनस्पति आवरण होने के कारण ये बालू का स्तूप स्थिर है। अरावली के पूर्वी भाग चाकसू, बगरू, फागी व जंबड़ आदि क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। ऊंचाई इनकी 10 से 50 मीटर देखने को मिलती है। अगला बालू का स्तूप श्रब कापीज बालू का स्तूप, श्रब कापीज बालू का स्तूप। इनका निर्माण छोटी झाड़ियों एवं घास के झुंड आदि के पास बालू रेत के जमाव से इनका निर्माण होता है। यहाँ पर मैंने वृक्ष बनाया है जो कि आप घास के रूप में मान लीजिए, क्योंकि आपको समझाने के लिए यहाँ पर यही सही रहेगा। श्रब कापीज बालू का स्तूपों का निर्माण छोटी झाड़ियों एवं घास के झुंड आदि के पास बालू रेत के जमाव से
श्रब कापीस बालूका स्तूपों का निर्माण होता है क्योंकि यहाँ पर भी झाड़ियाँ एक अवरोध के रूप में बालू का जमाव करती है और मरुस्थल के सभी जिलों में ये बालू का स्तूप विद्यमान है। मुख्यतया बीकानेर जिले में श्रब कापीस बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं। इनका आकार अनिश्चित है एवं ये अस्थिर है और इनकी ऊंचाई 5 मीटर तक देखने को मिलती है। सबसे कम ऊंचाई श्रब कापीस बालू का स्तूपों की है और ये मुख्यतया बीकानेर जिले में देखने को मिलते हैं। एक बालू का स्तूप जो कि सिर्फ ये अनुदैर्घ्य बालू का स्तूपों का ही एक प्रकार है। अब हम श्रब कापीस बालू का स्तूप को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। इनका निर्माण छोटी झाड़ियों एवं घास के झुंड आदि के पास बालू रेत के जमाव से होता है और मरुस्थल के सभी जिलों में ये विद्यमान है। मुख्यतया बीकानेर में पाए जाते हैं। इनका आकार अनिश्चित एवं अस्थिर है ये और ऊंचाई 5 मीटर तक देखने को मिलती है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के 2 भाग थे। एक तो था बालू का स्तूप युक्त, दूसरा था बालू का स्तूप मुक्त। अब हम देखेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश था 58.5%। और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5% भाग भी देखने को मिलते हैं। यह भाग फलोदी पोकरण तहसील का चट्टानी प्रदेश है। इसका अन्य नाम जैसलमेर बाड़मेर चट्टानी प्रदेश है। ये चट्टानें जुरेशिक काल, टर्शियरी काल, प्लिस्टोसीन काल की चट्टानें हैं जो कि अवसादी चट्टानें हैं। यहाँ पर चूना पत्थर, बलुआ पत्थर की विद्यमानता है। आकलवुड फॉसिल पार्क इसी क्षेत्र में स्थित है और लाठी सीरीज यह भी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में अवस्थित है और इसका नाम है वो जैसलमेर बाड़मेर चट्टानी प्रदेश नाम है। और ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जो कि शुष्क प्रदेश है उसका 41.5% भाग है। यहाँ पर अस्थायी झीलें पाई जाती हैं जिन्हें इरन कहते हैं। परमसर, थोब, भाकरी, कानोड़, लावा आदि नामों से जाना जाता है। एक बार पूरा इसे फिर से देख लेते हैं। बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश 41.5% भाग पर पाया जाता है। फलोदी पोकरण तहसील का चट्टानी प्रदेश है। अन्य नाम जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी प्रदेश, जुरेशिक काल, टर्शियरी काल व प्लिस्टोसीन काल की चट्टानें हैं ये। और अवसादी चट्टानें चूना पत्थर व बलुआ पत्थर विद्यमानता। आकलवुड फॉसिल पार्क इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है। लाठी सीरीज यहाँ पर पाई जाती हैं। अस्थायी झीलें जो कि प्लाया झीलें कहलाती हैं जिनमें बरमसर, थोब, बाप, कानोड़, पोकरण, लावा, भाकरी आदि प्रमुख है। अब हम अगला देखेंगे अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगर। अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगर शुष्क मरुभूमि व अरावली के मध्य सबसे पश्चिमी भाग में रेड क्लिफ, फिर पश्चिम सेमी संवर्षा रेखा, अब फिर अरावली 50 सेमी संवर्षा रेखा। यहाँ पर शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, फिर यहाँ पर है अर्ध शुष्क मैदान। अब हम पढ़ रहे हैं अर्ध शुष्क मैदान। शुष्क मरुभूमि व अरावली के मध्य अवस्थित है। यहाँ पर लूणी नदी जल प्रवाह का क्षेत्र है। 25 सेमी संवर्षा रेखा के पूर्व में एवं 50 सेमी संवर्षा रेखा के पश्चिम में। संक्रमणीय या परिवर्ती जलवायु वाला भाग है यह और इसे 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग है घग्गर का मैदान।
एक तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, फिर दूसरा भाग था अर्ध शुष्क मैदान या राजस्थान बांगर। यह शुष्क मरुभूमि एवं अरावली के मध्य अवस्थित है। लूणी नदी जल प्रवाह का क्षेत्र है। पश्चिमी समवर्षा रेखा के पूर्व में अवस्थित है। संक्रमणीय या परिवर्ती जलवायु वाला भाग है और इसके 4 भाग हैं। पहला है घग्गर का मैदान, दूसरा है लूणी जवाई बेसिन गोडवाड़ क्षेत्र, तीसरा है नागौरी उच्च भूमि, चौथा है शेखावटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। अब पहला भाग है घग्गर का मैदान। घग्गर का मैदान राजस्थान का उत्तरी भाग घग्गर का मैदान कहलाता है। इसका निर्माण घग्गर, वैदिक, सरस्वती, सतलज एवं चौतांग नदियों की जलोढ़ मिट्टी से इसका निर्माण हनुमानगढ़ एवं गंगानगर जिलों में विद्यमान। घग्गर का मैदान वर्तमान में सिर्फ घग्गर नदी बहती है, जिसे मृत नदी या डेड रिवर के नाम से जाना जाता है। घग्गर नदी का पाट क्षेत्र नाली कहलाता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। घग्गर नदी का पाट क्षेत्र नाली के नाम से जाना जाता है। बटनेर के पास विलुप्त, जबकि अधिक वर्षा होने पर इसका पानी फोर्ट अब्बास पाकिस्तान तक चला जाता है। उत्तरी राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलती हैं। इसका मुख्य कारण सहवहनीय पवनों की अधिकता के कारण उत्तरी राजस्थान और साथ ही पश्चिमी राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलती हैं, जो कि सहवहनीय पवनों की अधिकता के कारण, और मुख्यतया सर्वाधिक आंधियां गंगानगर एवं हनुमानगढ़ जिलों में देखने को मिलती है। घग्गर का मैदान हो गया। अब देखते हैं लूणी जवाई बेसिन या गोडवाड़ क्षेत्र। गोडवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत जोधपुर, जालोर, पाली जिले सम्मिलित हैं। जालोर व सिवाना की पहाड़ियाँ लूणी जवाई बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश में पाई जाती हैं। यहाँ पर ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता देखने को मिलती है। एक और सवाल है जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि गुम्मुदाकार या इंसलबर्ग की चट्टानें राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? तो ये अर्ध शुष्क मैदान एवं राजस्थान बांगर के लूणी जवाई बेसिन गोडवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है। और इस बेसिन की पूर्वी सीमा काला भूरा डूंगर है। ठीक है, लूणी जवाई बेसिन, इसे गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। जिले जोधपुर, जालोर, पाली जिले, जालोर व सिवाना की पहाड़ियाँ ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता पाई जाती है यहाँ पर, और गुम्बदाकार एवं सिल्वर के रूप में भी चट्टानें पाई जाती हैं। और बेसिन की पूर्वी सीमा पर काला भूरा डूंगर अवस्थित है। तीसरा भाग है नागौरी उच्च भूमि। बांगड़ प्रदेश के मध्यवर्ती भाग को नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, जैसे कि परबतसर एवं कुचामन पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ पर भी खारी पानी की झीलें पाई जाती हैं, वो नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। राजस्थान बांगर के अंतर्गत सबसे पहले घग्गर का मैदान, फिर लूणी जवाई बेसिन जिसे गोडवाड़ क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। अब हमने नागौरी उच्च भूमि को देखा, जो कि बांगड़ प्रदेश के मध्यवर्ती भाग के अंतर्गत आता है, और यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती हैं, और यहाँ पर परबतसर एवं कुचामन पहाड़ी क्षेत्र पाया जाता है। अब हम देखेंगे शेखावटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है। शेखावटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र, यह क्षेत्र चूरू, सीकर, झुंझुनू एवं उत्तरी नागौर में पाया जाता है। यहाँ पर बरखान बालू का स्तूपों का बाहुल्य देखने को मिलता है। कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, खंडेला, पांडी का नाला आदि नदियाँ शेखावटी के आंतरिक प्रवाह क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। जल प्राप्ति हेतु कच्चे व पक्के कुएं, जोहड़ या नाड़ा बने हुए हैं। जोहड़ एवं नाड़ा ये शेखावटी क्षेत्र में बने हुए हैं, जो जल प्राप्ति हेतु कच्चे पक्के कुएं हैं। बालू का स्तूपों में
जल भर जाने से सर या सरोवर जैसे सरोवर का निर्माण होता है, जैसे कि मानासर, पुलासर, सालासर एवं जस्सूसर, मलसीसर। मालासर, पुलासर, सालासर, जस्सूसर एवं मलसीसर बालू को स्तूपों में जल भर जाने से सर या सरोवर का निर्माण होता है, जैसे मानासर, पुलासर, सालासर, जस्सूसर, मलसीसर। औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर देखने को मिलती है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि बोल्सॉन बोल्सॉन जो कि पर्वतों से घिरा आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र होता है, जिसे बोल्सॉन के नाम से जाना जाता है। पर्वतों से घिरा आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र बोल्सॉन के नाम से जाना जाता है। एक बार सारे अर्ध शुष्क मैदान जो कि राजस्थान बांगर के नाम से जाना जाता है, उसका कंप्लीट रिवाइजन करते हैं। 4 भाग हैं इसके। गग्गर का मैदान, लूणी जमाई बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि, शेखावटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र। सबसे अंतिम में हमने शेखावटी का आंतरिक प्रवाह क्षेत्र देखा। इसके अंतर्गत चूरू, सीकर, झुंझुनू एवं उत्तरी नागौर जिले सम्मिलित हैं। बरखान बालू का स्तूपों से भरा पड़ा है यह क्षेत्र। कांतली, मेंथा, रूपनगढ़, खारी, बांडी का नाला एवं खंडेल आदि नदियां हैं। यहाँ पर जल प्राप्ति हेतु कच्चे एवं पक्के कुएं बने हुए हैं, जिन्हें जुहड़ या नाडा कहते हैं। बालू का स्तूपों में जल भर जाने से यहाँ पर सर एवं सरोवर का निर्माण, जैसे कि मानासर, पुलासर, सालासर, जस्सूसर एवं मलसीसर देखने को मिलते हैं। औसत ऊंचाई समुद्र तल से 450 मीटर है। पर्वतों से घिरा आंतरिक जल प्रवाह का क्षेत्र बोल्सॉन कहलाता है। इसके अलावा कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो भी देख लेते हैं। इंदिरा गांधी नहर को इस क्षेत्र की जीवन रेखा कहते हैं। हमने राजस्थान के भौतिक विभाजन में एक पहला भाग देखा, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसको हमने कंप्लीट कर दिया है। तो इंदिरा गांधी नहर को उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। थार मरुस्थल का 62% भाग अकेले राजस्थान में है। इसके अलावा थार मरुस्थल का 62% अकेले राजस्थान में है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और गुजरात में देखने को मिलता है। अब इसका मरुस्थलीकरण हो रहा है, तो वो अन्य राज्यों में भी हो रहा है। विश्व की सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल पश्चिमी राजस्थान जो स्थित है, थार का मरुस्थल, ये विश्व का सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल है एवं विश्व की सर्वाधिक आबादी भी इसी मरुस्थल में पाई जाती है। और विश्व का एकमात्र मरुस्थल जिसके निर्माण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाओं का योगदान है। विश्व का एकमात्र मरुस्थल जिसके निर्माण में दक्षिणी पश्चिमी हवाएं, जिसे दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के नाम से जाना जाता है, उनका निर्माण में योगदान है। इस प्रकार उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो हमने भौतिक विभाजन में देखा। अगले वीडियो में हम अरावली पर्वतीय प्रदेश का भौतिक विभाजन देखेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए दृष्टि द विजन एजुकेशन से। अगर हमारा कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।